अच्छा बेटा, सेक्शन बी हम लोग इस पेपर का कर रहे हैं, मई जून 23 पेपर 21। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी पहले तो देखें क्या कहता है। असेस वेदर एजुकेशन शुड बी क्लासिफाइड एज पब्लिक गुड रादर देन क्लासिफाइड एज अ मेरिट गुड। कहते हैं कि एजुकेशन को मेरिट गुड के तौर पे लेना चाहिए, ना कि उसके तौर पे लिया जाए कि सॉरी, एजुकेशन को पब्लिक गुड के तौर पे लेना चाहिए, ना कि प्राइवेट या ना कि मेरिट गुड के तौर पे उसको लिया जाए। ठीक है, इट शुड बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एजुकेशन। तो ये सब क्वेश्चन है पार्ट बी। और पार्ट ए आपसे कहता है, with the help of diagram, explain the difference between the causes of movement along and shift of a production possibility curve, and consider which is likely to have the most immediate impact on the economy। कहते हैं कि ये बताएं कि दोनों में से ज्यादा इमीडिएट इम्पैक्ट किसका आता है। ठीक है, तो आओ जरा पहले तो क्वेश्चन नंबर 2A को एक नजर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A, तो आपने अपना आंसर स्टार्ट कैसे करना है भाई? डिफाइनिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Production possibility curve shows the combination of output that an economy can produce with given resources within given time period। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की डेफिनेशन है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे बेसिक डायग्राम बनानी है। जी, बेसिक डायग्राम आप बनाएंगे जिसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन एक्चुअल पोटेंशियल एंड स्कार्सिटी, एक्चुअल पोटेंशियल एंड स्कार्सिटी, ये आपने बातें एक्सप्लेन कर दी। अच्छा, फिर उसने आपसे दो बातें पूछी हुई हैं। पहली बात आपसे उसने पूछी है मूवमेंट अलोंग, और दूसरी बात क्या पूछी हुई है? शिफ्ट। यानी कि एक डायग्राम इसकी आ गई और एक डायग्राम इसकी आ गई। टोटल इस क्वेश्चन में आपके पास तीन डायग्राम्स बनती है। अब सवाल ये है कि सर क्या हमारे पास तीन डायग्राम बनाने का टाइम होगा? अगर तो टाइम है तो आप तीनों बनाएंगे, अगर टाइम नहीं है तो इस डायग्राम को उड़ा देना, इस डायग्राम को उड़ा देना, सिर्फ ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देना कि ये होते हैं क्या, एक्चुअल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, स्कार्सिटी वाला पॉइंट क्या आता है, और इसके अलावा डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, वेस्टेज इन एफिशिएंसी का गैप क्या होता है। तो ये डायग्राम उड़ा दीजिएगा। ये दो लाजमी बनानी है आपने। बेटा मूवमेंट अलोंग का क्या मतलब है? मूवमेंट अलोंग की जरा डायग्राम को देखिएगा, यहाँ पे छोटी सी बना रहा हूँ, अगर तो नजर आ जाती है तो भाई। यहाँ पे आया आपके पास गुड वाई, यहाँ पे आ गया आपके पास गुड एक्स। ठीक है, ये बीपीसी बन रहा है। आप जो हो पॉइंट ए से ऐसे किधर आ गए, पॉइंट बी पे आ गए। ठीक है, ये है मूवमेंट अलाउंस। अच्छा, फिर बात होती है शिफ्ट की। अगेन गुड वाई, गुड एक्स, ये पहला आपका बीपीसी चल रहा है, वो शिफ्ट होके किस तरफ चला गया, आगे चला गया। ये सेकंड आपके पास डायग्राम आ गया। सही, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, और सारी चीजों को आपने एक साथ लेके चलना है। क्लियर है? सवाल ये है, जो कंक्लूजन आपका बेस करेगा किस बात पे बेस करेगा भाई, कि यार दोनों में से जल्दी क्या होता है, दोनों में से आपके पास मूवमेंट अलोंग द कर्व पहले आती है या फिर आपके पास शिफ्ट पहले आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कि पहले क्या आएगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व आएगा या फिर शिफ्ट आएगा। तो बेटा खुद बताओ पहले क्या आना चाहिए आपके पास, कि मोस्ट इमीडिएट इम्पैक्ट किसका आता है, मूवमेंट अलोंग द कर्व, क्योंकि जो आपके पास शिफ्ट है इट रिक्वायर्स टाइम, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि आप फैक्टर्स के साथ भी तो लिंक करेंगे ना इसको, लिंक फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पे सारी बातें बतानी पड़ेंगी। तो आप बोलेंगे कि यार ये जो फैक्टर्स हैं जो पीपीसी को इंक्रीज करते हैं वो थोड़े से टाइम लेते हैं। सही है, इमिग्रेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई, ये सारी चीजें टाइम लेती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि ये इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकता आपके ऊपर। हाँ, अगर आप एक्चुअल बढ़ाते हो या आप अपनी रिसोर्स यूटिलाइजेशन को इस तरह से मैनेज करते हो कि मैंने वाई कम कर दिया और एक्स बढ़ा दिया, तब जाके ये फौरन से इम्पैक्ट आ जाएगा कि मैं एक चीज की प्रोडक्शन कम कर रहा हूँ दूसरे की प्रोडक्शन बढ़ा। समझ में आती है बात? इस तरह आपका आंसर यहाँ पर डेवलप है। क्लियर है कहानी? अच्छा, अब यहाँ पर मुझे ये बात बताने की जरूरत ना पड़े कि आपने ये भी बताना है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चल रही होती है, इसका पेट बाहर निकला हुआ होता है ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ये सब नॉलेज के पार्ट्स हैं, ये सब नॉलेज के मार्क्स। समझे? तो ये बात आपने खुद सिर्फ एक्सप्लेन करना है, डायग्राम वगैरह बना के उसको नहीं बताना। सही, आगे है 2 का बी।
assess whether education should be classified as a public good rather than merit good। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है, ये पब्लिक गुड वर्सेस मेरिट गुड की कहानी लेके चल रहा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्योंकि नॉलेज के मार्क्स एग्जामिनर की तरफ से ऐड किए गए हैं, तो 2B के अंदर आप पहले तो डिफाइन करेंगे, डिफाइन पब्लिक गुड, ठीक है, एंड थोड़ी बहुत करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि नॉलेज के यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं, सही है। और मेरिट गुड, और थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जाहिर सी बात है, जब मेरिट गुड की डायग्राम आती है तो आप मेरिट गुड की डायग्राम भी आप साथ में बनाएंगे, मेरिट गुड की डायग्राम भी आप बनाएंगे, ठीक है। अब इसको सारा आपने लिंक बिठाना है एजुकेशन के साथ, सारा लिंक बिठाना है एजुकेशन के साथ। तो यानी कि अब यहाँ पे आप एंट्री करेंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स के ऊपर। भाई क्या बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स होते हैं, इधर आओ मेरी बात सुनो। अगर बात की जाए पब्लिक गुड की, बात की जाए पब्लिक गुड के हवाले से, बेटा जब पब्लिक गुड को आप एजुकेशन को पब्लिक गुड बना देंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा, हर बंदे के लिए अवेलेबल होगा, हर बंदा उसको यूज कर सकता है, हर बंदा उससे नॉलेज प्राप्त करेगा, हर बंदा उससे एजुकेशन गेन करेगा, हर बंदे के स्किल्स बढ़ेंगे, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, सही है। हाउएवर पब्लिक गुड के अंदर प्रॉब्लम क्या होता है, दे फोकस ऑन क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। अमीर का बच्चा कभी भी पब्लिक स्कूल में जाके एजुकेशन नहीं हासिल करेगा, क्योंकि उसको वो क्वालिटी नहीं मिलती है वहां, समझे, उसको वो मजा नहीं आता वहां। इसके अलावा बेटा और आप यहाँ पे क्या बातें लिख सकते हो, फ्री राइडर प्रॉब्लम, तो कोई टैक्स पेयर है, कोई टैक्स पेयर नहीं है, मुफ्तखोरी यहाँ पे चलेगी। जो सिंपल से बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स है, देखो आप लोगों का मसला यहाँ पे ये आता है कि आप लोग ना कान में बोलता हूँ इस तरह पकड़ो, आप लोग टांग के नीचे से हाथ निकाले कान पकड़ते हो, क्यों कॉम्प्लेक्स करते हो चीजों को। जब एक सिंपल सा आंसर है, सिंपल सी बात यहाँ पे लिखी हुई है, तो सिंपल आंसर, एजुकेशन पब्लिक गुड होने के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, सिंपल आपको बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बता दिए, ठीक है। अच्छा मोहित भाई, वो जो आपने टेस्ट लिए थे, हाँ, वो मुझे ला देते हैं, ठीक है। तो भाई फजूल लंबी करने से गुरेज करें, फजूल एक्स्ट्रा बातें करने से गुरेज करें, समझ गए। अच्छा भाई, अब आ जाओ मेरिट गुड के हवाले से, मेरिट गुड की बात करते हैं कि मेरिट गुड किस तरह एजुकेशन हम लोग ले सकते हैं। पहले तो आपने डायग्राम बनाई, डायग्राम बना के आपने उसको बता दिया कि देखो ये हिसाब किताब होता है। तो मेरिट गुड के बेनिफिट बताएं कि मेरिट गुड इज अ बेनिफिशियल गुड फॉर सोसाइटी। प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी वजह से अक्सर ये गुड अंडर कंज्यूम हो जाते हैं। बट मेरिट गुड का मतलब ये नहीं है कि इट इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मेरिट गुड का मतलब है कि बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग दिस काइंड ऑफ गुड एंड सर्विस। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो मेरिट गुड एजुकेशन किस तरह, अमीर सॉरी गवर्नमेंट भी दे रहा है, प्राइवेट इदारा भी दे रहा है। प्राइवेट इदारे का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्विस देना। तो जब आप मेरिट के लिहाज से यहाँ पे बात लिखेंगे, आप उसे ये कहेंगे कि मेरी जान के टोटे, मेरिट गुड जो होता है ना, वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल। तो अगर प्राइवेट वाला इदारा भी इसको देगा, प्राइवेट वाला इदारा भी देगा, तो दे फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी, ठीक है। इसके अलावा ये एक बेनिफिशियल गुड है, तो इसकी जो प्रोडक्शन है और जो इसकी कंजम्पशन है वो मार्केट में थ्रू आउट होनी चाहिए। प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव मिलना चाहिए, तभी तो जाके वो लोग काम करेंगे। यार देखो मेरी बात सुनो, मैं अगर ओ लेवल और ए लेवल फ्रेटर्निटी की बात करूं, अगर मैं ओ एंड ए लेवल फ्रेटर्निटी की बात करूं, शुक्रिया, तो बेटा बात ये है कि ओ लेवल एंड ए लेवल टीचर्स आर पेड मोर देन इंटरमीडिएट एंड जो भी अपना मैट्रिक सिस्टम, इंटर मैट्रिक सिस्टम। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो पहली बात तो कि ओ ए लेवल का जो मामला है वो एक गोरों के साथ लिंक है, तो एक हमें ये कैच मिल जाता है कि चलो जी हमारी डिग्री तो बाहर से आ रही है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि यार जो ओ ए लेवल का टीचर है, ही इज मोर क्वालिफाइड देन अ टीचर हु इज टीचिंग इंटरमीडिएट। कैसे, जो चीजें आप लोग ओ लेवल में पढ़ते हो वो चीजें सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती है इंटर मैट्रिक के बच्चों को, सही है, पहली बात। अब जाहिर सी बात है कि जब इतना लो स्टैंडर्ड हमारी एजुकेशन का होगा, ये गवर्नमेंट की बात करें क्योंकि इंटरमीडिएट तो गवर्नमेंट ने सारे रूल बुक और सारी टेक्स्ट बुक्स वगैरह बनाई है ना, जब इतना लो स्टैंडर्ड हमारे एजुकेशन सिस्टम का होगा तो क्या बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या वहां पे स्कूल्स की डिमांड होगी जो इंटरमीडिएट पढ़ाएं, नहीं।
तो बेटा जब स्कूल की डिमांड नहीं होगी तो क्या टीचर्स की डिमांड होगी? तो यानी कि प्रोडक्शन ही नहीं है ना। जो प्रोड्यूसर है वो मोटिवेटेड ही नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उसको इंसेंटिव नहीं मिला। मैं एक बात बताऊं, मेरे पास मतलब बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो गल्फ कंट्रीज से हैं, दुबई सऊदीया से बैठे हुए, क्योंकि वहां पे ओ लेवल कॉमन है चाहिए। इटली से मेरे पास क्यूरीज आती रहती हैं, यूरोप से आती रहती हैं। इंडिया एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पे क्यूरी का रेट सबसे कम। मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी इंडिया का। लास्ट ईयर एक था, इस ईयर एक है, वरना हर साल दुबई वगैरह कॉन्गो तक से बच्चा बैठा हुआ है, आप ही क्लास में बैठा हुआ है। इसके पीछे रीजन है कि इंडिया के जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो ओ ए लेवल से बहुत ऊपर, मतलब उनके लिहाज से होगा, हमें इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो लोग अपने लोकल एजुकेशन बोर्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू ओ ए लेवल, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड है। समझ रहे हैं बात को? तो यूजुअली जब गवर्नमेंट इस तरह की चीजें प्रोवाइड करती है, जब गवर्नमेंट एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, ये लोग क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते अपार्ट फ्रॉम सम गवर्नमेंट्स, ठीक है। अब मेरिट के ड्रॉबैक्स के ऊपर है। डायग्राम आपने बताया, अंडर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर लॉस, डायग्राम बना के आपने एक्सप्लेन कर दिया, सिंपल आपने पूरी चीजें यहाँ पे उसको बता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, 50 चीज। अब यहाँ पे बात आती है कि जी व्हाट शुड बी आवर कंक्लूजन। देखो भाई, मैं बोलूंगा कि कंक्लूजन ये है कि एजुकेशन शुड बी कंसिडर्ड एज मेरिट गुड, बट देयर इज सम इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट रिक्वायर्ड एज वेल। कैसे? अब निक्सर वगैरह, चीजर हो गई, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं कराची में, खासतौर पे लाहौर साइड पे अगर एलजीएस की बात कर लें या ये सारे कॉलेजेस की बात कर लें, ये लोग कम से कम भी 60-70 हज़ार रुपया महीना चार्ज करते हैं, विच इज डैम एक्सपेंसिव पर मंथ। ठीक है। तो अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई डंडा नहीं है प्राइवेट इदारे में। कल को अगर गवर्नमेंट की तरफ से डंडा आना स्टार्ट होगा तो ये लोग भी जरा सीधे होंगे। समझे बात को? तो मेरे भाई, हमारे पास जो भी मामला चलते हैं, जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, होते तो ये मेरिट बोर्ड है, बट गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लाजिम है। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात पता है ना आप लोगों को? जो वेलफेयर लॉस आपके पास होता है उसका एक वो है, कंक्लूजन है कि भाई प्राइवेट वाला चलो एक्सप्लॉइट तो कर रहा है, बट गवर्नमेंट को डंडा देना चाहिए यहाँ, ताकि प्राइवेट की पावर थोड़ी सी गिर जाए। समझे बात को? तो मेरिट गुड होता है एजुकेशन, बट देयर इज इंटरवेंशन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। समझते हैं बात को? क्लियर है पूरी कहानी? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। With the help of diagram, assess whether the benefits of buffer stock scheme for an agricultural product always outweigh its disadvantages. Buffer stock आपके पास आता था मिनिमम प्राइस, सही? With the help of formula, explain the meaning of cross elasticity and consider which determinants are most important in establishing the size and sign of its coefficient. फजूल की इतनी भारी इसने अंग्रेजी लिखी दी हुई है, साइज एंड साइज, तो क्या है ये? साइज एंड साइन ऑफ कोएफिशिएंट, इसका सिंपल सा मतलब ये है, एक्ससीडी के बारे में बता दो, और ये बता दो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्ससीडी को डिटरमिन करते हैं, और कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात उसने पूछी। तो इसकी एमएस में यहाँ पे लिख नहीं रहा, जनरली बता रहा हूँ, जरा सुनते रहे और साथ साथ नोट डाउन करते रहे। बेटा पहले तो जब आप क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो तो आपको डिफाइन करना है एक्चुअली, आपको फॉर्मूला बताना है, आपको वैल्यूज बतानी है, आपको बताना है सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने आंसर को यहाँ पे स्टार्ट किया। सही। सब्स्टिट्यूट में पॉजिटिव वैल्यू होती है और कॉम्प्लीमेंट्री में नेगेटिव वैल्यू होती है, सारी बातें आपको इधर बतानी है। ठीक है। सब्स्टिट्यूट होता है तो क्यों होता है? क्योंकि ऑल्टरनेटिव गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो क्यों होता है? क्योंकि जॉइंटली यूज गुड होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड इफ वन इज नॉट अवेलेबल। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन वगैरह है ना आपके पास। ठीक है। अब वो आपसे ये कहता है कि यार ये चीज कैसे आएगी। आप इसको बोले कि भाई जितना क्लोजली रिलेटेड होगा उतना ज्यादा हमारे पास वैल्यू हाई होगी, जितना लेस क्लोजली रिलेटेड होगा उतनी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, सेवन अप एंड कोक, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम। जबकि कोक वर्सेस पेप्सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हैं तो दोनों सब्स्टिट्यूट्स, हैं दोनों सब्स्टिट्यूट्स, बट एक क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एक वीक सब्स्टिट्यूट है, पहली बात। जी, समझे बात को? अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्स की बात करूं, बेटा कार और पेट्रोल ये कॉम्प्लीमेंट है, बड़े क्लोज कॉम्प्लीमेंट, लेकिन
क्या ब्रेड और जैम क्लोज कॉम्प्लीमेंट है? भाई ब्रेड पे आप मक्खन भी लगा सकते हो, आप सादी ब्रेड भी खा सकते हो, आप वो क्या मार्जरीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मार्मलेड होता है, क्या होता है, खैर वो लगा सकते हो। ठीक है, आप जैम के अलावा और चीजें आप फ्राई करके अंडे के साथ खा लो। तो यार ब्रेड का सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है ना, समझे? इसी तरह सिनेमा प्रोड्यूसर और एग्जैक्ट आ सकते हैं। वो क्लोज के अंदर आ जाएगी, सिनेमा प्रोड्यूसर और वो क्लोज के अंदर आ जाएगी। अब इसी तरह एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको लेके चलूं, तो वो क्या है, आप इस तरह बात करो, टी एंड शुगर। टी एंड शुगर क्लोज नहीं होते, लाजमी नहीं है। भाई शुगर से आप और भी तो बहुत चीजें कर सकते हो, आप डेजर्ट बनाते हैं, आप कॉफी में डालते हैं, कई लोग पीकी चाय, मैं पीकी चाय पीता हूँ भाई, लोग पीकी चाय प्रेफर करते हैं, लोग नहीं पीते मीठी चाय, कुछ लोग एक चम्मच पीते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे चीनी चाहिए ही चाहिए, तो उसके पीछे एडिक्टेड होते हैं, 3 3 4 4 चम्मच चीनी डाल के पीते हैं पागलों की तरह। तो ये भी एक प्रॉब्लम हमारे पास आती है, ठीक है। तो आप इसको बोलें कि यार डिपेंड करता है कि कितना क्लोजली रिलेटेड है, उस हिसाब से फिर हम लोग कोफिशिएंट और इसका साइज और साइन हम लोग जो है डिटरमिन कर सकते हैं। समझ गए बात को? क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। With the help of a diagram, assess whether the benefit of a buffer stock scheme for an agricultural product always outweigh its disadvantage. बफर स्टॉक स्कीम आप लोगों ने पढ़ा है मिनिमम प्राइस में, ठीक है। व्हाट इज मिनिमम प्राइस? when government implements price level according to producer's point of view and it is charged above the market equilibrium price level, सही। ये क्यों लगता है? ये यूजली लगता है फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। प्लस आपने डायग्राम बनाई, डायग्राम कौन सी बनती है मिनिमम प्राइस में? भाई ये डिमांड आ गई, ये सप्लाई आ गई, ये मामला चल रहे हैं, मिनिमम प्राइस लगती है अबव द इक्विलिब्रियम, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्राइस कंट्रोल डिफाइन करें सर। ठीक करना है आपने, सरप्लस आ गया आपके पास, सरप्लस के मामला आ गए, ठीक है। अच्छा भाई, तो आपने फिर बफर स्टॉक के बारे में बताओ कि व्हाट इज बफर स्टॉक। बेटा बफर स्टॉक जो हमारे पास सरप्लस ऑफ माल बचता है, हम लोग उसको जब खरीद लेती है गवर्नमेंट टू सिक्योर दैट इनकम ऑफ फार्मर्स, जैसे बफर स्टॉक कहा जाता है। फिर इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स बताया ना कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट रेवेन्यू कमा सकते हैं, जिससे मुल्क में, लिखो ना, हर चीज थोड़ी लिखवाऊंगा, यानी कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट आती है, आपके मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, आपके मुल्क में मल्टीपल बिजनेसेस बढ़ रहे होते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस पैदा हो रहे होते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल जीडीपी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। समझे बात को? लेकिन इकोनॉमी से एग्रीकल्चर उस पे जाते हैं, उस पे जाते हैं अभी, ठीक है। तो ये आपने मामला पूरे एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात, बेटा आप यहाँ पे और क्या एडवांटेज देख सकते हो? कंज्यूमर की, हमारे प्रोड्यूसर की इनकम सिक्योर होती है, हमारे प्रोड्यूसर की इनकम सिक्योर होती है। कैसे? क्योंकि जब गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दी, जब गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दी तो लॉजिकल सी बात है बेटा, उसका तो अब माल नहीं बिकेगा, तो उसका माल कौन खरीद रहा है उससे? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट तो वही रेट पे लेगा ना जो रेट गवर्नमेंट ने बोला हुआ है। तो फार्मर्स की वेजेस बढ़ती है, जब फार्मर की वेजेस बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, दे विल बी एबल टू अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, दे विल बी एबल टू स्पेंड और मोर लग्जरीज एंड नेसेसिटीज। उससे क्या होगा? फार्मर लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फार्मर लोगों की औकात बढ़ेगी, सही है। हाउ एवर बेटा बफर स्टॉक जब आप करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए खर्चा भी तो चाहिए होता है ना। आप वेयर हाउस लोगे, आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी कॉस्ट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, ये तो सब गवर्नमेंट बेयर करेगा। खराब हो सकता है, पेरिशेबल नेचर है, ये भी प्रॉब्लम आ गई। जो हमारी इकोनॉमीज है, चलो हम तो एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो खरीदने को तैयार है? इसका भी तो हमें को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने उसको इस तरीके से बतानी है, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बफर स्टॉक्स। पाकिस्तान हेवीली डिपेंडेंट है। जी। अब सवाल आता है कि सर कंक्लूजन क्या आएगा इसका? कंक्लूजन, देखिए कंक्लूजन में आपने सिंपली ये बात बोलनी है, इट डिपेंड्स। ठीक है, 2 3 कंक्लूजन इसके हो सकते हैं। पहला तो सिंपली क्या है कि इट डिपेंड्स भाई, कि आपकी ओवरऑल फार्मर्स की इनकम क्या चल रही है, आपके मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। अगर तो कंज्यूमर की पावर बहुत ज्यादा है प्रोड्यूसर से, तो गवर्नमेंट अगर मिनिमम प्राइस उस पॉइंट पे लगाती है, देन इट इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि प्रोड्यूसर लोग की इनकम ही नहीं आ रही। दूसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है कि भाई इट इज द शिटिएस्ट पॉलिसी टू एवर एग्जिस्ट। क्यों भाई? क्योंकि इसकी वजह से मार्केट की फ्रीडम चली जाएगी, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम होना बंद हो जाएगा। जब मार्केट की फ्रीडम चली जाएगी तो प्रॉब्लम क्या आएगी मेरे भाई, कि आपके जो मार्केट में फोर्सेस है ना, डिमांड एंड सप्लाई, और जो आपके इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो हटा दो, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, जो रिमेनिंग 2 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं,
वो प्रॉपर तरीके से मार्केट को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, उसकी वजह से सरप्लस क्रिएट होगा। तो व्हाट शुड गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट शुड फॉलो प्राइस मैकेनिज्म, या गवर्नमेंट शुड रिमूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम प्राइस, और बोले कि भाई फ्रीली घूमते रहो, डिमांड सप्लाई में खुला आपने हाथ दे दिया, बोला भाई खुद करो, क्योंकि मार्केट अपने आप को खुद करेक्ट कर लेगी। भाई अगर प्राइसेस बढ़ती है, इसका मतलब क्या है कि डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने का सिंपल सा मतलब क्या है? प्रोड्यूसर को सिग्नल जा रहा है कि भाई कंज्यूमर नहीं खरीदना चाहता, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइसेस कम करेगा। समझे बात को? शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज से प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा? सिग्नल के कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है, तो उस पॉइंट पे प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइसेस। लॉजिकल सी बात है ना। तो बेहतर क्या है, खुला छोड़ दो। दो कंक्लूजन आपको बता अगर रहा आप बोले थे अगर कंज्यूमर की इनकम पैटर्न बहुत हाई हो, ताकत ज्यादा हो प्रोड्यूसर से, तो ये बेस्ट है ये बात। क्या। ताकत जो कंज्यूमर की इनकम है, हाँ, मतलब प्रोड्यूसर से ज्यादा है, मतलब इनकम बहुत हाई है, तो उस इनकम हाई नहीं है बेटा, उनकी पावर ज्यादा हाँ पावर ज्यादा है। है। हाँ, तो वो हो सकता है प्रोड्यूसर को एक्सप्लॉइट कर, समझे? तो ऐसा भी होता है उलट केस एक में। और चीज तो होती है, क्या? अगर ज्यादा महंगा हो रहा हो तो वो जो है चीप इंपोर्ट्स होंगे कंज्यूमर वो कर लेते हैं कुछ हमारे से। इम्पोर्ट्स भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास एक पॉइंट ठीक है। क्लियर है बेटा? ऑनलाइन समझ गए ये वाला पॉइंट? कोई टेंशन तो नहीं है?